आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं मैंने, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों अगर बात करें मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की, तो टोटल अस्थियां तो 28 होती हैं, लेकिन मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ये 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की खोपड़ी को 2 भागों में बांटा गया है, कपाल और चेहरा, जिसमें कि कपाल आपका 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है और चेहरे की हड्डियां 16 होती हैं। 6 आपकी शीर्ष जो 6 होती हैं ये आपकी कर्ण अस्थियां होती हैं, यानी कि ईयर बोन्स होती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों अगर पसलियों की बात करें तो जोड़े होते हैं 12, टोटल 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। और अगर अलग अलग बात करें तो 24 पसलियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे छोटी हड्डी की, तो कान के मध्य भाग की हड्डी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और इसको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों बात करें सबसे लंबी हड्डी की, तो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है, जो कि फीमर के नाम से जानी जाती है। फीमर आपकी सबसे लंबी हड्डी होती है और ये जांघ में पाई जाती है। यहाँ पर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों स्टेपीज हड्डी जो है ये कान में होती है, अभी मैंने आपको बताया। फिबुला हड्डी ये पैर में पाई जाती है और टीबिया हड्डी भी आपकी पैर में पाई जाती है। तो ये दोनों हड्डियां आपकी पैर में पाई जाती हैं और फीमर भी आपकी जांघ की हड्डी है, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों मानव के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। बाकी टीबिया, फीमर और फिबुला ये सारी आपकी पैर की हड्डियां हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों अगर मनुष्य के पाचन की बात करें तो इसका अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन जो होता है ये टाइलिन के कारण होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। टाइलिन दोस्तों मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स जो होते हैं ये भोजन को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में तोड़कर ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और पचाने में सहायक होते हैं। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ये दोस्तों एक प्रकार का एंजाइम है जो कि अग्न्याशय में स्रावित होता है और पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर की बात की जाए तो दोस्तों इसका संबंध हृदय से होता है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये एक प्रकार का चिकित्सा उपकरण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रुधिर दाब मापक यंत्र है, यानी रुधिर दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसको स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कोष्ठक की बात की जाए तो मानव शरीर में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है या फिर मानव शरीर का रुधिर बैंक कौन कहलाता है? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों तिल्ली के साथ। तिल्ली या फिर प्लीहा भी कहते हैं। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि प्लीहा को मानव शरीर का क्या कहते हैं? तो रुधिर बैंक कहते हैं, क्योंकि यह रक्त को छानने का काम करता है और पुरानी मृत आरबीसी को हटाने का भी काम करता है। जो आपके शरीर में पुरानी मृत आरबीसी होती है उनको हटाने का भी काम आपका तिल्ली या फिर प्लीहा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? दोस्तों पीएच की बात करें तो इसको कहते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन और मानव शरीर का पीएच होता है 7.4। डी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों रक्त में लोहा पाया जाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को दोस्तों डायलिसिस कहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा, डायलिसिस कहा जाता है। और ये प्रक्रिया जो है दोस्तों किडनी के द्वारा होती है। डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यानी हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका लाल कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है फेफड़ों के भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ए आंसर राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फेफड़ों से हृदय तक साफ रक्त कौन सी वाहिकाएं पहुंचाती हैं? राइट आंसर डी हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा जो है ये आपका फेफड़ों से हृदय तक साफ रक्त को ले जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो दोस्तों इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आंसर सही हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लीहा। प्लीहा यानी कि तिल्ली, ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि प्लीहा जो होता है ये पुरानी यानी कि मृत आरबीसी को हटाने का काम करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। ये आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सी आंसर सही हो जाएगा। सफेद रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों मानव के रुधिर में जब कोई बाहरी पदार्थ प्रवेश करता है तो कौन प्रक्रिया करेगा? सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं ये कार्य करना शुरू कर देंगी क्योंकि इनका काम होता है प्रतिरक्षा का। अगला प्रश्न देखिए, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों रक्त समूह के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर। ये आंसर सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? तो बात करें आरएच फैक्टर की तो मनुष्य के रुधिर में एक तत्व पाया जाता है आरएच फैक्टर नाम का, और इसका पता आपका लैंड स्टीनर और वियनर ने लगाया था। डी आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? दोस्तों किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? राइट आंसर चला जाएगा ए बी के साथ। सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। ए बी रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और इसको सर्वग्राही के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? यानी दोनों एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? तो रक्त वर्ग ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है और इसको सर्वदाता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी जो होती है शरीर में, इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों संक्रमण के विरुद्ध काम करना। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दीप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो दोस्तों सही आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का सी के साथ, हाइपोथैलेमस में भूख लगने और भोजन से दीप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र दोस्तों होता है सेरेब्रम। बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो बात करें मनुष्य के दिमाग के सबसे बड़े भाग की तो प्रमस्तिष्क जो होता है ये मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? राइट आंसर दोस्तों 31 के साथ चला जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों अगर बात करें सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि में स्रावित होते हैं। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि
वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में गायब हो जाती है? राइट आंसर दोस्तों डी के साथ चला जाएगा। थाइमस नाम की ग्रंथि जो होती है ये आपके गर्दन के नीचे और छाती के ऊपरी भाग में पाई जाती है और ये एक प्रकार का थाइमस नाम का हार्मोन स्रावित करती है जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और वृद्धावस्था में ये लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।